नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की असीम कृपा से नेहरू नगर स्थित साईं बाबा मंदिर के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहले दिन साईं बाबा मंदिर से बैंड बाजे के साथ साईं पालकी श्रद्धा पूर्वक उठाकर मुख्य मंदिर पर दर्शनार्थ रखी गई। इसके बाद सायंकाल साईं पालकी शोभा यात्रा के रूप में मंदिर से बाहर निकाली गई, जो नेहरू नगर गेट, गुजरवास, अजय नगर, शिव मंदिर होते हुए पुनः साईं बाबा मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु साईं बाबा के जयकारे लगाते हुए, नाचते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और श्रद्धा का वातावरण था। अजमेर के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर का आज 27वां स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में साईं बाबा मंदिर की ओर से शानदार साईं बाबा की पालकी निकाली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ढोल बैंड बाजों के साथ गीत गाती हुई महिलाओं के साथ में साईं बाबा का धूना यहाँ पर जलाया जा रहा है और शानदार जानदार साईं बाबा की पालकी निकाली जा रही है। आप देखिए यहाँ पर आगे आगे साईं बाबा की प्रतिमा है, तस्वीर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर धूना जलाया जा रहा है साईं बाबा का। और देखिए पालकी के नीचे से कुछ लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे निकलना शुभ माना जाता है। हर साल की बात ही इस साल भी साईं बाबा मंदिर से ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। पालकी में सवार साईं बाबा आज 27वां स्थापना दिवस साईं बाबा मंदिर का मनाया जा रहा है। जगह जगह पर फूलों के साथ स्वागत इस शोभा यात्रा का किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा साईं बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर अजय नगर का जो मेन मुख्य रोड है वहां से गुजरवास होते हुए अजय नगर कांच के मंदिर की ओर प्रवेश करेगी और उसके बाद साईं बाबा मंदिर तक पहुंचेगी। साईं बाबा मुझे तो प्यारिया ओट आ
2 दिन पहले अजमेर में 3 दोस्तों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाइक पर सवार एक युवक के हाथ में एयरगन दिखाई दी थी। इस मामले में पुलिस ने आगरा गेट निवासी कुणाल सांकला को गिरफ्तार किया था। कुणाल और उसके परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक को कृष्णगंज थाना पुलिस के खिलाफ शिकायत दी। युवक ने कृष्णगंज थाने पुलिस पर 80,000 रुपये मांगने का भी आरोप लगाया। युवक ने कहा कि उसकी बाइक भी नहीं थी और न ही उसके हाथ में एयरगन थी, उसके बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया। सर ये एक्चुअली 27 तारीख की बात है, जब मैं और मेरे साथ 2 दोस्त थे जिनका नाम हर्ष मीणा और रितेश खांडे थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग घूमने के लिए निकले थे बुलेट पे, जो कि मेरी फ्रेंड की थी। तो हम नई चौपाटी के वहाँ पे घूमने के लिए निकले थे, जिसमें से मैं कुणाल सांकला मैं बुलेट चला रहा था। मेरे पीछे हर्ष मीणा बैठा हुआ था और उसके पीछे रितेश खांडे बैठा हुआ था, जिसके बैग के अंदर गन थी। तो वो कब बैग से गन निकाल के वो लहराने लगा, एयर गन थी उसके पास, तो वो कब लहराने लगा मुझे पता नहीं था। मेरा सिर्फ इतना सा था कि मैं गाड़ी चला रहा था। तो पीछे से किसी रैंडम कार वाले ने हमारी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। अगले दिन 28 तारीख को सुबह 11 बजे मेरे को आगरा गेट से पुलिस वालों ने उठाया, जिनमें से एक का नाम किशोर था, वो वहाँ का हेड कांस्टेबल है कृष्णगंज थाने का। तो वहाँ से उठाया गया, फिर उसके बाद मेरे को उन दोनों के घर पे ले जाया गया। पहले मेरे से पूछा कि तेरे को उन दोनों का घर पता है, तो मैंने हाँ बोला। वहाँ पे ले जाया गया तो वहाँ पे उनके घर वालों ने कहा कि वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं। तो फिर हम वहाँ पे गए थे जहाँ पे उनका एग्ज़ाम था। वहाँ पे हम करीबन 1:30 बजे तक रुके। फिर वो एग्ज़ाम देने के बाद आए तो उन सबको वहाँ से थाने ले जाया गया। फिर थाने में करीबन हम 3 बजे तक पहुँचे। वहाँ पे हमारे से पूछताछ करी। फिर करीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब किशोर जी, जो कि वहाँ के हेड कांस्टेबल हैं, वहाँ पे उन्होंने मेरे को साइड में ले जाके बोला कि अगर तू 80,000 रुपये दे देता है तो तेरे को है ना हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं और सुबह 8 बजे तेरे को वापस से आना पड़ेगा।
तो मैंने कहा सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने थोड़ी सी देर मेरे को बैठा के रखा, फिर उसके बाद मेरे को साइड में लेके गए, एक कमरे के अंदर बिठाया और वहाँ पे हथकड़ी लगा के रख दिया। करीबन आधे 1 घंटे तक मैं वहाँ पर उस कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ था। फिर उसके बाद है ना, जब मैं हथकड़ी मेरी खुली, मैं बाहर आया करीबन 7:30-8 बजे के करीब। वहाँ पे वो सब लोग वहाँ से जा चुके थे और वहाँ से जो सीओ साहब थे उन्होंने बोला था कि है ना, इन बच्चों को, ये लोग नादान है, टीनेजर्स है, तो इन लोगों को है ना डरा धमका के इनके पेरेंट्स को ये बता के इनको छोड़ देना। लेकिन जैसे ही सीओ साहब गए, मेरी हथकड़ी खोली, मेरे को बाहर लाया गया। किशोर जी जिन्होंने मेरी फ़ोटो निकाली थी जो अखबार में आई थी, इन सब ने मेरी फ़ोटो ली। फिर उसके बाद मेरे को अकेले को थाने में बंद करके वहाँ पे एक पुलिस वाला आया था 9:30-10 बजे के करीब। उन्होंने मेरे से पेपर्स पे साइन कराए। मैंने ऐसे बोला कि सर मेरे को पेपर पढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि तू ज़्यादा पढ़ा लिखा मत बन, चुपचाप जो कह रहे हैं वो कर। फिर उसके बाद मेरे से साइन वाइन कराए और मेरे को पूरी रात अकेले थाने के अंदर बंद रखा। और जबकि से मेरा इतना सा कसूर था कि मैं गाड़ी चला रहा था, और बाकी सब जगह यह आया कि गन भी मेरी थी और बाकी चलाई भी मैंने थी और बुलेट भी मेरी थी। तब से इन तीनों में से मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मेरा सिर्फ इतनी सी गलती है कि मैं बुलेट चला रहा था। फिर उसके बाद सुबह जब मेरे को कोर्ट के अंदर पेश करा जा रहा था, तो भी एक पुलिस वाले ने गाड़ी पे चलते चलते मेरे को ये कहा था कि वकील जी वो कलेक्टर तेरे को छोड़ देंगे, बस तेरे को इतना सा बोलना है कि वो बुलेट भी तेरी थी, गन भी तेरी थी और चलाई भी तूने थी। जबकि से मैंने इनमें से कुछ भी नहीं करा था। आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को न्याय मिले, क्योंकि सर वो पूरे मार्केट के अंदर सर रेपुटेशन भी डाउन हो चुकी है। और सर स्कूल से भी फ़ोन आ रहे हैं, पूरे जो टीचर्स हैं उनके ग्रुप में भी ये फैल चुकी है। मेरी इमेज है ना सर एज अ क्रिमिनल फैल रही है। कौन सी क्लास में? सर मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, ऑल सेंट्स स्कूल। सिस्टर की शादी भी है? हाँ सर मेरी सिस्टर की शादी पे, तो वहाँ से भी उनको भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं पे गलत रिश्ता तय कर दिया है। सर गिल्ट फील हो रहा है, पापा को भी टेंशन हो रही है सर। अभी इसमें आपको जो दो दोस्त थे उनके साथ क्या किया है? उनके साथ तो सर न्यूज़ में तो ये बताया जा रहा है कि कुणाल सांकला जो कि आरोपी है उसी की गन है, और बाकी जो 2 है उन 2 से पूछताछ जारी है। तब कि से उन 2 से कोई पूछताछ जारी नहीं है। वो लोग अपने अपने घर बैठे हुए हैं, अपने अपने खुश है वो लोग, और बाकी मेन जो ढोला है वो सारा मेरे पे ढोला है। तो आपसे क्या, उनसे क्या पैसे ले लिए इसलिए? सर वो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे हथकड़ी लगी हुई थी। मैं साइड में, मेरे को एक कमरे के अंदर बिठा दिया गया था। फिर जैसे ही मैं आधे 1 घंटे बाद बाहर आया तो उन सबको छोड़ दिया था, वो सब जा चुके थे। जिसकी एयर गन थी, जिसने चलाई थी, वो कहाँ है? वो सब जा चुके हैं सर, वो सब घर जा चुके हैं। पुलिस से बातचीत हुई थी क्या उनकी? वो आए थे स्टेशन में, लेकिन जब मेरे को कमरे के अंदर रखा गया, पता नहीं क्या बातचीत हुई उनके पेरेंट्स से, पुलिस वालों की, उन तीनों को तो छोड़ दिया गया। अक्षत जिसकी बंदूक है, हर्ष मीणा जो बीच में बैठा हुआ था, और रितेश खांडे जिसने गन पकड़ रखी थी हाथ के अंदर, इन तीनों को तो सर छोड़ दिया गया। और मेरा इतना सा कसूर था कि मैं बुलेट चला रहा था, मेरे को पकड़ा और सब कुछ मेरे पे डाल दिया कि बुलेट भी मेरी थी, तेरे नाम ही रजिस्टर है, और तूने गन पकड़ रखी थी और वो गन भी तेरी थी। छवि खराब कर दी आपकी? मेरी छवि सर ख़राब कर दी है। सिस्टर की शादी है सर, वो सिस्टर की शादी में भी वो सब लोग कह रहे हैं कि हम शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज अ क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उत्तरी भारत में चल रही शीतलहर का असर अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से अजमेर शहर में सूरज के दर्शन भी सुबह 9 बजे बाद ही हो रहे हैं। आज शहर की सड़कों पर भारी कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों में वाहन चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सर्दी में अनेक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अपने अपने परीक्षा केंद्र पर भी पहुंचे। वहीं दूसरी ओर इस हार्ड कपकपाती सर्दी के कारण लोगों को अलाव का भी सहारा लेना पड़ा। रात को खेतों में जाते हैं तो रोजड़े भी तंग करते हैं, पर उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और आग बगैर तो सर्दी निकलती नहीं है, रात को भी जलानी पड़ती है और जगना भी पड़ता है। सुबह आए चाय पीने के लिए खेतों में ध्यान रखे, और बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से बहुत दबा रही है कोहरा और सर्दी। सिकंदर चाय वाले की दुकान पे तप रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सुबह क्या हालात है इधर? ये ऐसा बढ़िया चल रहा है, वो बर्फ गिर रहा है बारीक बारीक, बहुत ठंड लग रही है, ओस गिर रहा है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ खेती बाड़ी करते हैं। इस जो फसल है उसको फसल में तो फायदा होगा, फायदा होगा। फायदा होगा। किस तरह का फायदा होगा? अच्छा धान होगा, गेहूँ बढ़िया होंगे, अच्छा, और अच्छे बधेंगे। चने बढ़ते हैं उसमें? हाँ सर्दी में ऊंचा बढ़ता है धान, मावट होती है, मावट होती है। और धान 12 का 7-8 बीघा अच्छा है धान। रात को रोज परेशान करते हैं और रोजेडे परेशान करते हैं, रात को लेके जाना पड़ता है। सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, रुकाली तो करनी पड़ती है खेती। क्या नाम है आपका? हनीफ नाम है सर। सर्दी है और लोग किस तरह का सहारा ले रहे हैं अपनी सर्दी को बचाने के लिए? मैं तो वैसे बेंगलोर से आया हूँ, तो पहली बार इस तरह की सर्दी देख रहा हूँ। हर साल आता हूँ दिसंबर में, मगर इतनी सर्दी मैंने पिछले सालों में नहीं देखी। आज सुबह से कैसे हालात हैं यहाँ के? किस तरह का कोहरा छाया हुआ है? कोहरा तो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ भी रास्ते पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, 0 विजिबिलिटी है। तो अभी तक आज बच्चों के एग्जाम भी है, कई बच्चों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो सर्दी को लेकर क्या
रोडों पे बिल्कुल चहल पहल। नहीं, चहल पहल तो 9-10 बजे के बाद ही खुलेगी, जब कोहरा हटेगा तब तक तो कुछ नहीं। तो अभी आप किस तरह अपने सर्दी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? बस सब सिकंदर की दुआ है, सिकंदर की वजह से थोड़ी आग सेकने को मिल रहा है फ्री में। ये किस तरह अपना बचाव कर रहे हैं आप? कपड़े पहन रखे गरम। आग वाग जला रखे? हाँ, आग जला रखी साहब ने। आग बगैर तो बैठ नहीं होता है। सुबह से क्या हालात है डगा? इधर हॉस्पिटल है साहब। रोड वो नजर नहीं आ रही सारी? नहीं, रोड बहुत कम नजर आ रही है। कहाँ रहते हो आप? ये इधर ही है, देवनगर। सरकारी स्कूल में कार्यरत कुक कम हेल्पर के पद पर कार्य करने वाली महिलाओं ने आज एकत्रित होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस पद पर कार्य करते हुए लंबा समय हो चुका है और वह ओवर एज भी हो गई हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन में मांग रखी कि उनकी जगह उनके बच्चों को वैकेंसी निकलने पर नियुक्ति दी जाए। जी, मैं यही अजमेर की रहने वाली हूँ। मैं मदार से आई हूँ और मैं कुकम हेल्पर का कार्य पर हूँ। मैं सन 2003 से लगी हुई हूँ गांधी भवन स्कूल तोपदड़े से, जो अभी लेटेस्ट हुई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के नाम से। मगर हमें जब मेरी माता बहनें भी लगी हुई हैं, काफ़ी साल हो गए उन्हें, तो इनका अभी 2000 कुछ 2100-2200 रुपये करीबन मिल रहे हैं मंथली। वो भी हमें 6-6 महीने पे मिलते हैं। टाइम से तो पैसा मिला ही नहीं है हमें कभी। दूसरी चीज़ है ये कि अगर अभी मार्च में 4th क्लास की वैकेंसी निकल रही है, अगर हम लोग ओवर एज हो गए हैं तो फिर इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। या तो हमें 10 साल की छूट देकर या कुछ साल की छूट देकर हमें 4th क्लास में लिया जाए। हमारी जगह हमारी बहनें कोई और बेरोजगार आएंगी, उनको कार्य मिलेगा। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे बच्चों को लिया जाए 4th क्लास में। आज आपको 2000 रुपए मिलते हैं? जी हाँ, 2000 मिल रहे हैं। घर गृहस्थी चलाते हैं आप? अब सर ऐसे तो खैर हैं, 2000 में आप लोग सभी समझदार हो कि 2000 में कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि सारे घर के कमाने वाले उसके बावजूद भी गुजारा नहीं कर सकता कोई भी। और इस कार्यों को छोड़ के हमें दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइमिंग वैसा तो क्या है कि सुबह से शाम ही पूरा टाइम देना पड़ता है। मेरे को तो पूरा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उस कुकम हेल्पर में भी क्या है कि काफ़ी स्कूल है, मुझे तो खैर ऐसा नहीं है, बाकी काफ़ी मेरी बहनों से सुना है कि कुकम हेल्पर का कार्य करने पर भी आज ये झाड़ू निकाल दो, आज ये कर दो, आज ये कर दो। उसको 2000 के अंदर और भी कार्य करना पड़ता है। मेरी कितनी महिलाएं हैं इसमें तो सर काफी है। हम एक बार जयपुर भी हमें इकट्ठा किया गया था, वहाँ पर तो काफी 80-90 हजार महिलाएं, सॉरी 80-90 हजार करीबन होंगी पूरे राजस्थान को मिला। सरकार की योजना थी क्या ये जो आपकी भर्ती है? कौन सी सर? ये जो आप लगे हुए कुकम हेल्पर? हाँ सर, सरकारी स्कूल सरकार की योजना। ये सिर्फ सरकारी मिड डे मील के नाम से है। कुकम हेल्पर हम लगे हुए हैं, ये सरकारी स्कूलों में ही है। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद 2 हार्डकोर अपराधी तरुण और लोकेंद्र को आज स्वास्थ्य जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा, साथ ही हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने दोनों अपराधियों की स्वास्थ्य जांच की। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद 2 हार्डकोर अपराधी तरुण और लोकेंद्र को आज स्वास्थ्य जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा, साथ ही हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने दोनों अपराधियों की स्वास्थ्य जांच की। चेकअप के बाद दोनों कैदियों को कड़ी सुरक्षा के साथ वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक निदेशालय के गठन में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को शामिल नहीं किए जाने पर आज कर्मचारियों ने विरोध जताया। राजस्व राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रालयिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने मंत्रालयिक निदेशालय का गठन करने की घोषणा की थी, जिसे वर्तमान सरकार लागू कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इसका गठन राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के हितों में नहीं है और इससे विभिन्न राजस्व कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय का गठन किया जा रहा है, जिसके अंदर उनकी जो पदोन्नति वगैरह है वो राज्य स्तर पर निर्धारित होगी। लेकिन इस निदेशालय के गठन के लिए माह अक्टूबर के अंदर राजस्व संगठन द्वारा प्रदेश स्तर पर विरोध किया गया था, क्योंकि जो राजस्व संगठन है वो राजस्व मंडल के अधीन आता है और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सचिवालय, जिला कलेक्ट्रेट, एसडीएम ऑफिस, वो जिला स्तर के ऊपर सब निर्धारित होती है, क्लोज कैडर है, उसका विरोध कर रहे हैं।
सारे के सारे राजस्व संगठन वाले। और आज भी इसी संदर्भ में प्रदेश स्तर पर प्रदेश के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर निदेशालय के अंदर राजस्व का जो मंत्रालयिक संघ है वो उसको सम्मिलित नहीं किया जाए, उसी विरोध स्वरूप आज वापस हम लोगों ने प्रदेश स्तर के ऊपर ज्ञापन दिया है। आपका नाम? अतुल भार्गव, जिला अध्यक्ष, राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। अजमेर में महिला से चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले उत्तर प्रदेश के गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ देश भर के विभिन्न राज्यों में बाइक से घूमकर चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है, जिसका उपयोग वह इन वारदातों के लिए करता था। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। आरोपी को सुरक्षा कारणों के चलते बापर्दा रखा गया है। ये दिनांक 27 दिसंबर 2024 को थाना कृष्णगंज में कॉलोनी है अलकनंदा, वहाँ पर परिवादिया जो है, जो पीड़िता है जया, पत्नी श्री पवन मूलचंदानी, ये स्कूटर पर जो है स्कूटी से अपने घर आ रही थी, बच्चा था इसके साथ में। तो दो आपराधिक तत्व के लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे और गाड़ी को आगे लगाकर बाद में जो उसमें से बाइक पे जो पीछे बैठा था उसने ज़बरदस्ती चैन जो है उसमें तोड़ी और वहाँ से वो फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिवादिया के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया एसपी साहब के निर्देशानुसार, जिस टीम में हेड कांस्टेबल धर्मराज, अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, नंदकिशोर हेड कांस्टेबल, प्रेमाराम कांस्टेबल और रामनिवास कांस्टेबल थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी का जो है चेहरा नज़र आ रहा था, जिसके आधार पर आसूचना एकत्रित की गई और आसपास के राज्यों से भी जो है, जो पुलिस की जो टीम है उनसे भी संपर्क किया गया और उसके बेसिस पे एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया। ये जो आरोपी है इसका नाम है जोगिंदर उर्फ बब्बू, पुत्र अतर सिंह जाति बावरिया, उम्र 36 साल और पुलिस थाना झिंझाना कोतवाली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है। और दूसरा जो आरोपी है जो इसमें पूछताछ में सामने आया, उसका नाम रवि बावरिया है। उसकी तलाश जो है जारी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही इसके बारे में पता लगा जोगिंदर के बारे में, तो इसका जो निवास आ रहा था वो पानीपत के आसपास का जो है वो बताया, तो हमारी टीम वहीं पे रवाना होगी, जो स्पेशल टीम थी, और फिर वहाँ जाके पता लगा कि ये जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और फिर दिल्ली से हमारी टीम ने जो है विशेष प्रयास करके उसको वहाँ डिटेन किया और उसकी मोटरसाइकिल जो आप देख सकते हो अभी आपने ली उसमें, और उसकी मोटरसाइकिल सहित उसको डिटेन किया और बापर्दा जो है उसको अभी गिरफ्तार किया गया। उसकी शिनाख्त की परेड जो है पीड़िता के द्वारा करवाई जाएगी। इसमें जो मोटरसाइकिल नंबर है वो बरामद कर ली गई है और एक और जो मोटरसाइकिल जो आरोपी है जिसके पास में वो जो चैन है वो उसी के पास में होना बताया, उसकी तलाश जारी है। इसमें एक जो चीज़ सामने आ रही है, ये लोग उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी हैं। ये जो आरोपी जिसको हमने गिरफ़्तार किया है ये पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर बंद हो चुका। इसमें अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग जो है वो नया ऐसा सामने आया कि नया नाम से जो है आधार बना लेते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो उनका जो है प्रॉपर रिकॉर्ड भी इस पे ये कहा नहीं जा सकता कि आपराधिक रिकॉर्ड प्रॉपर होगा, क्योंकि उसमें शायद वो जो है वो CCTNS पे मिसमैच की समस्या है। इसके अलावा जो एक और जो इनका तरीका है वारदात है, वो ये चैन स्नैचिंग के अलावा फगल काटना जो है वारदात वो भी सामने आई है। तो उसमें ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो कोई दुकानदार है, स्पेशली कोई जो ज़्यादा बोला बाला है या जहाँ पर इनको संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं, उनके पास जाते हैं, 500 रुपये या 1000 रुपये उनको देते हैं और एक सामान जो है वो उनसे मांगते हैं। उसके बाद इनको वापस लौटा देते हैं कि सामान सही नहीं है। तो वो जो सामान के बदले में 300-400 रुपये देता है, इसी दौरान वो जो दोबारा से कहते हैं कि दूसरा सामान दिखाओ, फिर वो तीसरा सामान की कहते हैं और इसी उक चूक में जो है वो कहते हैं कि साहब देखो पैसे तो मैंने पहले ही दे दिया आपको, वो रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं उसमें भूल जाते हैं और इस तरीके से भी ये वारदात करते हैं। तो ये भी सामने आया कि इस तरीके से भी इन्होंने बीच में काफ़ी लोगों का जो है फगल काटना इसको बेसिकली कहा जाता है। तो थोड़ा सा वो लोग बाग अगर देख रहे हो मेरे माध्यम से तो वो भी ध्यान रखें कि इस तरीके से भी जो है लोग बाग धोखाधड़ी करते हैं। सर वारदात में मेन जो चेन तोड़ने वाला यही था या वो बाइक चलाने वाला था?
ये जो है जिस आरोपी को हमने पकड़ा है, ये बाइक इसी के नाम पर है। इसी की बाइक से जो है ये लूट जो है की गई। गाड़ी का जो नंबर है, दिल्ली नंबर है, उसी के आधार पर हमारे जो है, क्योंकि बाइक का नंबर सीसीटीवी फुटेज में आ गया था। और जो दूसरा आरोपी है जो कि हेलमेट में था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है, उसका नाम रवि बावरिया है। और चैन उसने तोड़ी, बेसिकली इसने बाइक को आगे लगाया था। तो बाइक किसकी थी, तो बाइक भी हमारे रिकवर हो गई है और जो है वो इसको नामजद करके गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान जो है वो सिनाद की थी। उर्स मेले को देखते हुए नगर निगम द्वारा आज अंदरकोट और दिल्ली गेट क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम के सीआई डॉक्टर रवीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वापस अपनी दुकान शटर से बाहर की तरफ लगा रखी थी। इसलिए आज कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि जायरीनों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध जो अतिक्रमण कर रखे हैं उसके खिलाफ डेली वाइज कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज अंदरकोट के इलाके में और निजाम गेट, दिल्ली गेट, जिन भी दुकानदारों के द्वारा अपने सामान बाहर की तरफ रखे हुए थे, उन सामानों की हमने जब्तियां की हैं, उनको चेतावनी दी है। पूर्व में भी हमने बताया था कि आपकी जहां गेट है, जहां आपके शटर लगा हुआ है दुकान का, उसको आप चिन्हित कर लें कि इससे मेरा सामान आगे नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ दुकानदारों द्वारा बाहर की तरफ अपना सामान रखा हुआ था, उसमें कुछ ने अपनी मिठाई की शॉप बना रखी हैं, उन पे सामान प्लेयर्स के रूप में आगे लगा रखा है। कुछ का अपना जो सामान है, छोटा छोटा चाय के केबिन से है, कुछ छोटी छोटी थड़ियाँ हैं वो लगा रखी हैं। उन सभी को आज अतिक्रमण की टीम के द्वारा हटाया गया और आगे भी कार्रवाई डेली वाइज जारी रहेगी। सिर्फ उर्स के मेले में रहेगी हमेशा? वैसे नहीं, हम लगातार कार्रवाई वॉच करते रहेंगे इनके ऊपर, लगातार वॉच। सर, कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन हटाता है, निगम लेकिन अतिक्रमण वापस हो जाता है पुनः। देखिए, ये समस्या है, हम भी मानते हैं, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और कुछ हमने स्टैटरी पॉइंट लगाए हैं। अब से उर्स के दौरान विशेष रूप से हमने 3-4 होमगार्ड्स वहीं डेप्यूट किए हैं ताकि इस तरह की समस्या नहीं हो। बार बार जो अतिक्रमणकारी हैं, जो बार बार अतिक्रमण कर लेते हैं, उस पर ये रोक लगे। थैंक यू। अजमेर जिले की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने आज शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से युवा वर्ग से अपील की है कि वे नववर्ष को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से मनाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़कों पर वाहन धीरे चलाएं और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और शहर में भी सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि लोग पुलिस और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि नववर्ष का स्वागत सभी के लिए सुखद और सुरक्षित हो। सभी अजमेर वासियों को और सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आगे आने वाले समय में जो पिछला साल गया, वो आशा करती हूँ सभी के लिए मंगलमय रहा होगा और आगे आने वाला साल और भी ज़्यादा मंगलमय हो। इसी को, यही शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूँगी। इसके साथ साथ मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जो 31 दिसंबर को रात में न्यू ईयर्स ईव मनाई जाती है, उसको जो है वो सुरक्षित तरीके से मनाएं। विशेष रूप से मैं युवा वर्ग से अपील करना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यू ईयर मनाएं। लोग शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज़ आवाज़ में शोर मचाना, इस प्रकार के व्यवहार से बचें। विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे व्यवहार से बचें, क्योंकि इससे न केवल आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, किंतु सड़क पर चल रहे और व्यक्तियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इसके लिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी प्रकार की जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं या असामाजिक तत्व हैं, वो सड़क पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना करें। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं। हमारी जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। सभी SHOs जो हैं वो रात्रि में गश्त पर रहेंगे, व्यवस्था बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये जो पूरी न्यू ईयर ईव की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ तरीके से करके और शांतिपूर्वक तरीके से, बिना किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट के, नए साल को हम लोग वेलकम करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।